ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट केसेस स्टडी किए थे अलोंग विद द मिरर इक्वेशन, lateral magnification, height of image, how to find height of image when object height is given. ठीक है, एंड वी ऑल्सो सॉल्व सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो इसी मिरर में ही एक दो छोटे पॉइंट्स और हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अलग से उनको नोट करके लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज न्यूटन्स फॉर्मूला. न्यूटन्स फॉर्मूला. So what is Newton's formula? इसमें आगे लिखते हैं, if instead of pole the object distance and image distance distances are measured from focus as XO and XI respectively. ठीक है, सो व्हाट इज न्यूटन्स फॉर्मूला, इसको हम डिराइव करके ही समझते हैं. ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर हम मिरर में हमको मालूम है कि फोकस सपोज F यहाँ पे है. ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, क्यों भाई, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो उसका इमेज क्या बिटवीन सी एंड F होगा. इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी देन इमेज विल बी बिटवीन सी एंड F. तो सपोज हम लोगों ने अभी तक क्या किया था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस मींस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल. तो इफ इंस्टेड ऑफ पोल अगर हम फोकस से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो सपोज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से हो गया XO और इमेज का डिस्टेंस फोकस से हो गया XI, और फोकस तक का डिस्टेंस कितना है, फोकस तक का डिस्टेंस F है. तो हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला डिराइव होके आएगा. देखो कैसे आएगा. देखो इस पर्टिकुलर मिरर के लिए क्या ये बोल सकते हैं, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ XO प्लस F एंड V इज इक्वल टू माइनस ऑफ XI प्लस F एंड फोकल लेंथ बिकॉज वी हैव टेकन कॉनकेव, तो फोकल लेंथ इज F इज इक्वल टू माइनस F. अगर हम ये तीनों वैल्यूज 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U में सब्सटीट्यूट करते हैं, देखिए क्या मिलेगा. तो ये आएगा -1/F. V का वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ XI प्लस F और ये आएगा माइनस ऑफ XO प्लस F. माइनस तो पूरे इक्वेशन से प्लस हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1/F इज इक्वल टू, अब इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं, XI प्लस F इंटू XO प्लस F, क्या मिलेगा, यहाँ आएगा XO प्लस F और यहाँ आएगा XI प्लस F एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई XI XO प्लस F स्क्वायर प्लस F टाइम्स XI प्लस XO इज इक्वल टू 2F स्क्वायर प्लस F टाइम्स XI प्लस XO. देखो तो यहाँ पे देखोगे ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो रहा है और ये F स्क्वायर भी इस F स्क्वायर में माइनस होके F स्क्वायर बचेगा. तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, F square is equal to XI into XO. This expression is known as Newton's formula. It is also an alternative. It is also alternative of mirror equation. Mirror equation में जो U और V है वो कहाँ से measured है? मिरर इक्वेशन में अगर हमें U और V की वैल्यूज हैं तो वो U और V जो मेजर्ड है वो कहाँ से मेजर्ड है, पोल से. तो इफ इंस्टेड ऑफ पोल अगर हम डिस्टेंसेस को फोकस से मेजर करते हैं एज XO एंड XI, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला डिराइव होके आ रहा है. दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला. ध्यान रहेगा, कहीं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा तो लिख देना, बाकी प्रूफ इज नॉट मच रिक्वायर्ड. बोलिए. ठीक है.
ये नोट करिए। Please mute if you are not speaking anything. आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आगे आते हैं। पॉइंट नंबर टू इज locating mirror, comma, finding its type when object and image are known। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। लोकेटिंग मिरर, फाइंडिंग इट्स टाइप व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर नोन। सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल ये कि वी हैव अ प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज वी हैव अ प्रिंसिपल एक्सिस and instead of mirror, even we don't know the type of mirror, but what we know, we have a point A and we have another point B, and suppose problem says that A is an object and B is an image, so we need to find which type of mirror is used here, also position of mirror with respect to A and B, also position of mirror with respect to A and B। ठीक है, तो देखो इसको क्या हम कैसे फॉलो करेंगे, इसको कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें दो पॉइंट हमें यूज करने हैं। दो पॉइंट कौन कौन से। पहला पॉइंट तो ये है, फर्स्ट पॉइंट इज लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज always intersects principal axis at center of curvature C। line joining object and image always intersects principal axis at center of curvature C। and point number B is line joining, let's say object A and B dash। now what is B dash? B dash is image of point B with respect to principal axis। line joining A and B dash will intersect principal axis at pole P।
देखो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। पहले इनको अप्लाई कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में मैंने तो ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज को अगर हम डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, तो सपोज अगर हम ए और बी को ज्वाइन करते हैं, तो ए और बी को ज्वाइन करने से ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यानी हमें मिरर तो नहीं पता, बट मिरर का सेंटर मिल गया हमको, समझना ध्यान से। और दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा है लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड बी डैश, यानी ए एंड बी डैश। अब नाउ व्हाट इज बी डैश? बी डैश इज इमेज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज हम बी का एक और इमेज लेते हैं, बी का इमेज बी डैश, और वो बी का इमेज बी डैश अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस सेम डिस्टेंस पे हमने लिया है। देखो ध्यान से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज जितना नीचे है उतना ही ऊपर हमने कंसीडर किया है सेम लोकेशन पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के जितना नीचे ऑब्जेक्ट है उतना ही ऊपर इमेज है। तो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी डैश, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी डैश इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस। इसको और आगे बढ़ा देते हैं। लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी डैश इंटरसेक्ट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल। तो ये पॉइंट हो गया पोल। अब ये बताओ कि अगर हमें पोल मिल गया है और हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया है, तो बताओगे कि मिरर कौन सा मिरर है? भाई ऐसे इमेजिन करो कि एक सर्कल हमको ड्रॉ करना है, सर्कल का सेंटर ये है और सर्कल इस पॉइंट से पास होना चाहिए, ये सर्कल का रेडियस हो गया। तो इसको सेंटर लेते हुए सर्कल इस तरह से बना सकते हैं ना, बोलिए। तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर आ गया ना। तो ये कॉनकेव कैसे निकल के आया, इसमें कोई डाउट किसी को तो या नहीं, बोलिए। नो डाउट सर। पॉइंट समझ में आ गया ना, नोट भी कर लिया ना आपने, ठीक है। तो एक मैं और दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसी को करके देखो। ऐसा कोई क्वेश्चन पता नहीं, शायद आया नहीं है, बट ये छोटा सा पॉइंट है तो मुझे ऐसा लगता है आ सकता है ये क्वेश्चन। सपोज फिर से मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो हमें फाइंड आउट करना है, ए जो है ऑब्जेक्ट है और बी जो है इमेज है। तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा मिरर है और कहाँ पे है। ट्राई करिए। सर कॉन्वेक्स मिरर आएगा। कॉन्वेक्स मिरर आएगा, वेरी गुड। और कहाँ रखा होगा वो कॉन्वेक्स मिरर? सर ए और बी के बीच में आएगा। ए और बी के बीच में आएगा, वेरी गुड, ठीक है। बाकी लोगों ने भी निकाला, नहीं निकाला? लाइन लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन बी से क्या ड्रॉ कर लो? बी से ड्रॉ कर लो बी डैश, ठीक है। एंड लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी डैश, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी डैश इंटरसेक्ट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट पोल। अब ऐसे देखो कि हमको पोल मिल गया, हमको सेंटर मिल गया। तो सर्कल का सेंटर मिल गया, सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये सर्कल का रेडियस है। तो सर्कल कैसे ड्रॉ होगा? इस तरह का ड्रॉ होगा, क्यों भाई? तो केवल हम अपने काम भर का अगर ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा, बोलिए, ठीक है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो इसमें सिल्वरिंग हम लोग बैक साइड में करेंगे।
यानी इमेज कौन सा होगा, टाइप ऑफ इमेज कौन सा होगा, हेंस इमेज इज वर्चुअल, हमें ये भी पता चल गया, इमेज इज वर्चुअल। एक और कर दो इसमें बस। अगेन सपोज वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस, and suppose point A object and point B image, कौन सा मिरर है, कौन सा केस है, point A object, point B image। सर कॉन्केव मिरर आएगा। कॉन्केव मिरर आएगा, ठीक है। कहाँ रखा होगा कॉन्केव मिरर, सर ए के जस्ट थोड़ा आगे होगा। मतलब मींस लेफ्ट ऑफ द ए, between A and B and right of the B, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। correct, between A and B, correct। line joining A and B, line joining A and B intersects at C। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर हम लोग B से ड्रॉ करते हैं B डैश। देखो ध्यान से, तो B से ड्रॉ करते हैं हम लोग B डैश, एंड लाइन ज्वाइनिंग A and B डैश, लाइन ज्वाइनिंग A and B डैश इंटरसेक्ट्स एट P, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये सेंटर है, ये पोल है, तो इस तरह का सर्कल बनेगा, बोलिए, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, पॉइंट सभी लोगों को? yes, ठीक है ना। लोकेटिंग टाइप ऑफ मिरर एंड इट्स पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर नोन, ठीक है। दिस वाज पॉइंट नंबर 2। देन पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इज डिफरेंट ग्राफ्स, ठीक है। तो इसमें ग्राफ में क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आता है। सपोज दो ग्राफ इसमें हम लोग एक बनाएंगे, एक तो ग्राफ बिटवीन 1/u and 1/v, this is for concave mirror and a similar graph for convex mirror, for concave mirror and a similar graph for convex mirror। कैसा ग्राफ बनेगा बताइए भाई। कॉनकेव मिरर में अगर हम देखें तो कॉनकेव मिरर में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है 1/v is on y axis, 1/u is on x axis, so 1/v is y, 1/u is x, तो and 1/f is a constant। अब ये बताओ कि कॉनकेव मिरर में ये कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फॉर कॉनकेव मिरर this value is positive or negative? For concave mirror focal length is negative, so 1/f is negative, तो x plus y is equal to negative constant। तो ये ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन होगा, x plus y is equal to constant, ग्राफ कैसा होगा, x plus y equal to constant, इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर, this is for concave mirror, and similarly for convex mirror 1/v plus 1/u is equal to 1/f। for convex mirror 1/f is positive। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यही स्ट्रेट लाइन होगी, बट ये पॉजिटिव है तो ये इस तरफ रहेगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है?
बोलिए। यस सर। When u is negative तो means real object, when u is positive means virtual object, when v is negative it means real image, and when v is positive it means virtual image। ये भी बात मालूम है, पुरानी बात है, बोलिए। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का ना, ये पोर्शन जरा ये बताओगे कि इस पोर्शन में यहां से यहां तक v कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव? हाउ इज v, पॉजिटिव और नेगेटिव? 1/v कैसा है? 1/v नेगेटिव है। अगर 1/v नेगेटिव है दैट मीन्स v इज ऑल्सो नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट 1/u? 1/u इज पॉजिटिव, मीन्स ये वाले लाइन में दिस लाइन इज u पॉजिटिव बट v नेगेटिव। तो u पॉजिटिव but v negative, that means this portion corresponds to virtual object and real image, virtual object and real image। this portion, इस पोर्शन में क्या बोलेंगे? this portion u negative and v negative, both negative, तो both negative means real object and real image। and this portion u negative but v positive, u negative but v positive, तो ये पोर्शन कैसा होगा? दिस पोर्शन इज रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ये क्लियर है? बोलिए। तो ऐसे ही रीजन अगर हम राइट साइड वाले ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेंगे बताइए? ये वाला रीजन कैसा आएगा? ये रीजन कैसा आएगा? इसमें u पॉजिटिव है और v निगेटिव है, u पॉजिटिव एंड v निगेटिव, दैट मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। एंड ये वाला रीजन कैसा है? बोथ पॉजिटिव है, तो बोथ पॉजिटिव में क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। एंड ये वाला जो रीजन है दिस इज यू नेगेटिव मींस रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। अब अगर थोड़ा सा याद करो लास्ट क्लास में, तो हमको मालूम है ना कॉन्वेक्स मिरर में जब भी रियल ऑब्जेक्ट होता है तो क्या उसका वर्चुअल इमेज ही बनता है ना, लेकिन कॉन्केव मिरर में जब रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है, याद है ना? रियल इमेज तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू एफ होगा, और वर्चुअल इमेज तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा। याद है ना? नहीं याद है? तो ये बात हम ग्राफ से भी बोल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? देखिए नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछिए।
और एक और छोटा सा पॉइंट है वैसे लास्ट, मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हाँ देख लो थोड़ा सा। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट and mirror means if object is moving or if mirror is moving, then how to find image velocity, how to find image velocity. तो suppose कोई भी एक example लेते हैं, let's say there is an object O and object O is moving towards right or towards left, whatever. So suppose towards right with velocity VO. Mirror is also moving and mirror is also moving, suppose with velocity Vm vector. Both velocities are given in terms of in vector quantity terms. So this is point P. तो सबसे पहले ये बताओ कि when object is moving or mirror is moving, so which quantity will change, U or F? When object and mirror are moving, which quantity will change, U or F or both? both. Focal length of mirror is always a constant because focal length of a mirror depends on its radius of curvature. With the motion of object and mirror, the radius is not going to change. The radius is not going to change. So focal length is Yes, a sir. constant. Only U will change. If U changes, then definitely V also changes. तो हमारे पास जो रिलेशन है 1/v is equal to 1/u plus 1/f. So what we will do, we will differentiate the above expression with respect to time. Differentiating above equation with respect to time. तो 1/v का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/v स्क्वायर इंटू dv बाई dt. 1/u स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 1/u का माइनस 1/u स्क्वायर इंटू du बाई dt. And derivative of 1/f will be 0 because focal length is constant. ठीक है. dv/dt is equal to minus of v square upon u square into du/dt. और एक बात ध्यान से देखिए, v/u को हम लोग m लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ m स्क्वायर टाइम्स du/dt. सो व्हाट इज dv/dt? तो dv/dt हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. du/dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर. तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर को कैसे ओपन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मिरर को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और इसको इसी तरह से लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर. तो अगर हम ये पूरा फॉर्मूला कंसोलिडेट करें तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर along principal axis is equal to माइनस m स्क्वायर. तो m स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं f स्क्वायर अपॉन f माइनस u होल स्क्वायर ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर along x एक्सिस. तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप x डायरेक्शन की वेलोसिटीज तो डायरेक्ट निकाल सकते हो. ध्यान ये रखना है इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम दैट all velocities must be used
with sign, must be used with sign. What is meant by that? That is, if it is in the right direction, velocity is in right direction, then we take it as positive, and if velocity is in left direction, then take it as negative. And u and f as usual जैसे पहले रखते आ रहे थे. बोलिए. अगेन मैं कहूंगा कि डिराइव कैसे किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो. अगर हमें ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मालूम है, मिरर का वेलोसिटी गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, देन वी कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद दिस एक्सप्रेशन. बोलिए. बोलिए. ठीक है सर. हाँ सर एक बार आप ये बता दीजिए फाइनल टर्म में क्या लिखा है आपने, फाइनल फॉर्मूला में जो टर्म्स यूज किए कौन कौन से है? velocity of image, velocity of image, m for mirror, velocity of mirror, velocity of object, velocity of mirror. f मालूम ही है, u मालूम ही है. मैंने बस ये बोला है कि ये जो वेलोसिटीज हैं, दीज वेलोसिटीज मस्ट बी यूज्ड विद साइन. मतलब अगर राइट साइड में है, वैल्यू दी होगी ना, तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में होंगे तो हम नेगेटिव लेंगे वेलोसिटीज को, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में करते हैं ना. ठीक है. यस सर, गॉट इट. देखो एक क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में है एक क्वेश्चन, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड. बट क्या है ना, उन्होंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो तरीका गलत है, तो हम लोग इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे. जैसे अभी मैंने ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन आपको दिया है, आप इस एक्सप्रेशन का यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. देखो, या तो मैं एक पार्ट में बताता हूँ इसका, पहले पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से. सपोज व्हाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार, you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of radius 2 meter. If the jogger is running at a speed 5 meter per second, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि ये मिरर कौन सा है. क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कौन सा मिरर है. कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? कॉन्वेक्स होगा. कॉन्वेक्स होगा, ठीक है ना. कॉनकेव में हमको उसका उल्टा इमेज थोड़े ना देखना है, करेक्ट ना. if the jogger is running at a speed 5 meter per second, means the jogger is object, then find the image velocity when the jogger is at 39 meter, 29 meter, 19 meter and 9 meter away. तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे. देखना ध्यान से. फोकल लेंथ को कितना लिखेंगे? फोकल लेंथ हो जाएगा r/2, तो r/2 मतलब हो गया 1 मीटर. और ए पार्ट में u कितना है? ए पार्ट में u का वैल्यू है -39 मीटर. माइनस में लेंगे ना u की वैल्यू को, रियल ऑब्जेक्ट है. अभी बताओ कि मिरर मूविंग है कि मिरर रेस्ट पे है? सॉरी, मिरर कैसा है? मिरर मूविंग है कि मिरर रेस्ट पे है? रेस्ट पे. मिरर रेस्ट पे हो गया, ठीक है. तो दैट मीन्स ओनली ऑब्जेक्ट इज मूविंग, करेक्ट. एंड इन फर्स्ट केस, इन ऑल केसेस ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द मिरर. तो हमें इमेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. तो देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन को, और इसमें मिरर वेलोसिटी तो है नहीं, तो मिरर वेलोसिटी हटा दो, बाकी बचा हुआ लिख लो. क्या है? वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. बोलिए, ये फॉर्मूला ठीक है? बस वैल्यूज रख दो. इसमें क्या आएगा? वी आई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस -39, तो क्या हो जाएगा? 1 + 39 हो जाएगा होल स्क्वायर, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखा जाए? +5 या -5? +5. +5. ये वैल्यू फाइंड आउट करो कितना आता है.
कितना आता है ये आएगा -1/320 मीटर पर सेकेंड। देखो -1/320 मीटर पर सेकेंड। बोलिए ठीक है। ऐसे ही बाकी दोनों पार्ट भी कर लीजिए, तीनों पार्ट। बाकी एक दो पार्ट और कर लीजिए इसके। Although this question belongs to NCERT, but the method which they followed is not the correct one. ठीक है। सर ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा मुझे। कैलकुलेशन नहीं आ रहा? विच कैलकुलेशन बताइए। ये VI वाला सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज का। अरे हाँ, मतलब इसमें क्या नहीं, कौन सा स्टेप नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? नहीं सर, फॉर्मूला नहीं हो, वन तो फोकल लेंथ की जगह मैंने 1 रख दिया है, u की जगह -39 रख दिया है। तो जब u की जगह -39, ये सब तो ये 40 हो जाएगा ना। नहीं रहता, 1/, ये 1/, क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा इंटू 5। ठीक है ना। बताइए बी पार्ट में आंसर क्या आ रहा है? आंसर लिख देता हूँ, डायरेक्ट निकाला है जिन्होंने। बी पार्ट में आंसर, बी पार्ट में आना चाहिए 1/180 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है? सी पार्ट में आना चाहिए 1/80 मीटर पर सेकेंड। एंड डी पार्ट में आना चाहिए 1/20 मीटर पर सेकेंड। बोलिए, कैलकुलेट करो, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? क्लियर है मेथड? बोलिए। ऑल दो मुझे लगता है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बिकॉज थोड़ा मैथ्स है तो हो सकता है ना पूछें, बट ठीक है, छोटा सा ही फॉर्मूला है, ध्यान रख सकते हो तो ध्यान रखो। ठीक है। ठीक है फिर। तो दिस इज ऑल अबाउट spherical mirrors. सॉरी सर। This was all about spherical mirrors. In fact, a reflection of light is over. Plane mirror reflection and
spherical mirrors. नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को आगे बढ़ना है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Refraction of light. So what is the basic difference between reflection and refraction? So basic difference between reflection and refraction is that in case of reflection, like in case of mirrors, the light, incident light and reflected light are in the same medium. Incident light and reflected light are in the same medium. But in case of refraction of light, light travels from one medium to another medium. So this is refraction and this is reflection. So basic difference is very simple. Clear? So for refraction of light, we need to understand one important point, which is first heading called refractive index of a medium. Refractive index of a medium. Refractive index of a medium. Refractive index is denoted by small n or by mu. N or mu. What is refractive index? Refractive index is of two types. The first one is absolute refractive index. Absolute refractive index of a medium is defined as speed of light in vacuum divided by speed of light in a medium. Speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. So speed of light in vacuum is denoted by C and speed of light in any other medium is denoted by V. So absolute refractive index is always greater than 1. क्यों? क्योंकि हमको मालूम है ना कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो मैक्सिमम होगा. अगर हम किसी भी और मीडियम में लाइट का स्पीड देखें तो वो बाकी सारे मीडियम में वैक्यूम से तो डेफिनेटली कम होगा. वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है मालूम है ना, ये फिगर्स सभी को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट विच इज इन वैक्यूम. तो अगर हम किसी भी और मीडियम में जाएंगे तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ हो जाएगा या हाफ नहीं होगा, जो भी केस होगा, बट ये जरूर है कि रिड्यूस हो जाएगा. तो जिसकी वजह से ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. This ratio is always greater than 1. So absolute refractive index of any medium is greater than 1. For example, like we know, refractive index of glass is 1.5. So can you find speed of light in glass? क्यों भाई? What is the speed of light in glass? उल्टा क्वेश्चन मैंने पूछ दिया है. तो भाई, तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो 1.5 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना निकल के आएगा यहाँ से? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 3 × 10⁸ एंड डिवाइडेड बाई 1.5. तो इट कम्स आउट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना.
तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया ना कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट get reduced in the other mediums. It is simply a factor by which speed of light gets reduced in the medium, and this is absolute refractive index, and absolute refractive index is a unitless and dimensionless quantity because speed और speed का ratio है ना, तो अगर speed का ratio है तो it is unitless as well as it is dimensionless quantity. The other refractive index is called relative refractive index. Relative refractive index. Relative refractive index, या इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं refractive index of medium 1 with respect to medium 2. Refractive index of medium 1 with respect to medium 2. तो इसमें हम लोग लिखते हैं speed of light in medium 2 and divided by speed of light in medium 1. So this is equal to V2 upon V1. It is also defined as refractive index of medium 1 divided by refractive index of medium 2. Refractive index of medium 1 divided by refractive index of medium 2. So we can write it as mu1 upon mu2. और इसको जब हम लोग डिनोट करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 mu1. 2 mu1 का मतलब क्या है? 2 mu1 का मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे लिखा हुआ है W mu G, सपोज W स्टैंड्स फॉर वाटर एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लास, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? क्यों भाई, क्या बोलेंगे इसको? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water. Refractive index of glass with respect to water. So W mu G is equal to, we can write it as mu glass upon mu water. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3. सो दिस इज इक्वल टू 9/8. तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी स्मॉलर देन 1. लाइक अगर हमें लिखना हो G mu W रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इट बिकम्स 8/9. ठीक है ना? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी ग्रेटर और लेस देन 1. कैन बी ग्रेटर और लेस देन 1. ठीक है ना? शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहते हो तो मैं अलग से भी लिख देता हूं. सपोज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज C upon V. C is the speed of light in vacuum and V is the speed of light in any other medium. And relative refractive index, like अगर हमें लिखना है 1 mu2, तो 1 mu2 is equal to mu2 upon v1, and this is also equal to v1 upon v2, and this is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. देखिए एक बार जितना चीजें लिखी हुई हैं इसमें कहाँ डाउट है?
बताइए ध्यान से। W mu G. W mu G means it is mu G, refractive index of glass with respect to water. Like when we write only mu G, तो it means कि यहाँ पे small a है. Small a मतलब यहाँ पे air है. तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिस्पेक्ट में है. ठीक है, ये वाला इसको ये वाला लिख लो ना. 1 म्यू 2 का मतलब होगा इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक है, ये याद रखो. सर एयर का हाँ, हमेशा 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एयर का क्लोज टू 1 होता है. अगर कोई पूछ दे कि भाई एग्जैक्ट 1 होता है तो एग्जैक्ट 1 तो नहीं होता है. इट इज 1.000, मतलब 4 जीरो के बाद कुछ डिजिट आती है. बट हम लोगों के लेवल पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही बोलेंगे. ठीक है, मतलब एयर एंड वैक्यूम में हम लोग कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे. ऑल्दो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये वैक्यूम में है, इट इज नॉट इन एयर. एयर में थोड़ा सा कम होता है, बट वो जो थोड़ा सा है वो निग्लिजिबल है. ठीक है ना. ओके सर. एक पॉइंट और इसमें ध्यान रख सकते हैं. इसमें लिखेंगे when light moves from one medium to another medium, one medium to another medium, then frequency remains constant. ये बात मालूम है सबको? क्यों भाई, कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, वेव, एनी वेव, देन इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें यूजिंग v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है
तो यहाँ से मैं निकल के आएगा दैट v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इन इट। तो यही वाला जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड ऐसे कर सकते हैं कि μ2 अपॉन μ1 is equal to v1 upon v2, and this is also equal to lambda 1 upon lambda 2. And what was it? This was 1 μ2, refractive index of 2 with respect to 1. ठीक है ना? v1 upon v2 is also equal to lambda 1 upon lambda 2 because frequency is constant. सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर वो म्यू ग्लास और म्यू अपॉन म्यू वाटर जो है उसका रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे सर? मतलब 3/2 अपॉन 4/3 ये कहाँ से आया सर? ये वैल्यू अब देखो हमें तो मालूम होनी चाहिए ना, हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे हैं। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप याद रख सकते हो इन केस, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना, Okay. बट अगर कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमें याद तो होना चाहिए, क्योंकि ये दो कॉमन है, ग्लास कॉमन हो गया, वाटर कॉमन हो गया, मतलब यही दोनों है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 याद रखिए और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ठीक है ना। ओके सर। ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये तो हमको गिवन होगा, क्वेश्चन में नहीं गिवन है और क्वेश्चन है तो भी इसलिए याद रखो, क्योंकि इतना कॉमन है कि सब अंडरस्टूड करके चलते हैं कि हाँ ये तो पता ही है। और बताइए जितना लिखा है इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, वैसे ही सिमिलर है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड अगेन देयर आर टू लॉज। द फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे। अब वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ रिफ्रैक्टेड है। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane. All lie in a same plane. Incident ray, refracted ray and normal all lie in a same plane. And point number 2 is called Snell's law. What is Snell's law? उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सपोज देखो अब यहाँ पे क्या है ना, रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होगा। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होगा तो एक लाइन हमको ऐसी मिलेगी विच इज कॉल्ड मीडियम बाउंड्री। मीडियम बाउंड्री का मतलब ये है कि मीडियम बाउंड्री के एक साइड में मीडियम 1 होगा और दूसरे साइड में मीडियम 2 होगा। एयर वाटर हो सकता है, एयर ग्लास हो सकता है, वाटर ग्लास हो सकता है, कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं, वाटर ऑयल हो सकता है। सो दिस इज द मीडियम बाउंड्री। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो मीडियम बाउंड्री है उसके ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। देन इधर की तरफ हो गया लेट्स से इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले भी बोलते थे ना, दिस एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें गड़बड़ ये हो जाती है कि हम ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं। ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। नॉर्मल के साथ ही है एंगल ये। और इसके बाद जब ये लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये अपने रास्ते से ना थोड़ा इधर उधर हो जाएगी, राइट हो जाएगी या लेफ्ट हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम अभी देखेंगे। बट जिधर भी जा रही है इसका नॉर्मल के साथ जो नया वाला एंगल होगा, दिस आर क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। So what is Snell's law? Snell's law says, Snell's law simply says, जैसे मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। भाई दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है।
अगर मान लो इसमें से कोई एक एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, बट कोई भी मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जरूर होगा ना। तो सपोज मीडियम 1 हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 and medium 2 has refractive index mu2, then Snell's law simply says that mu1 medium 1 refractive index into sine of angle of incidence in that medium is equal to mu2 medium 2 into sine of angle of refraction in that medium. तो mu1 sin I is equal to mu2 sin R. This is Snell's law. मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस मीडियम का एंगल, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस मीडियम का एंगल। बोलिए, है सिंपल, याद रखना। mu1 sin I is equal to mu2 sin R simply. mu1 sin I is equal to mu2 sin R. तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पहले बताओ, फाइंड the missing variables in following figures. Find the missing variables in following figures. पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? सपोज इधर एयर है, म्यू इक्वल टू 1, और इधर एक मीडियम है, म्यू इक्वल टू √2, एंड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 45 डिग्री। तो हमको बताना है कि लाइट जब इधर जाएगी तो ये एंगल कितना होगा, R। Similarly, ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज इधर एयर है, इधर वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और इधर जब लाइट रे जा रही है तो ये वाला एंगल 37 डिग्री है। तो हमें ये वाला एंगल आई पता करना है। कर सकते हो इन 3 क्वेश्चंस को, जल्दी से बताइए।
सर फर्स्ट 30 डिग्री। फर्स्ट में 30 डिग्री आएगा, करेक्ट करेक्ट। सर हाँ बोलिए। सेकंड केस में साइन इनवर्स ऑफ 2/√3 आ रहा है। सेकंड केस में साइन इनवर्स ऑफ 2/√3। 2/√3 हाँ सर। साइन में क्यों आएगा भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है सेकंड वाले में। हाँ सर, गलती हो गई। टू बाय रूट थ्री। देखो सिंपल हमको क्या करना है, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, वैल्यू रख देनी है। अब पहले वाले केस में अगर μ1 की जगह देखोगे एयर है, तो 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू μ2 मतलब √2 इंटू साइन आर। तो साइन 45 इज 1/√2 एंड दिस इज इक्वल टू √2 साइन आर। तो साइन आर कितना आया? साइन आर का वैल्यू आ रहा है 1/2। तो दैट मीन्स आर कितना होना चाहिए पहले केस में? आर की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, देखिए। ठीक है, फर्स्ट वाले में। सेकंड में भी यही करना है। सेकंड में लिखेंगे μ1 इंटू म्यू अननोन है, तो साइन 60 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। आर मतलब कितना? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू √3/2 इज 2 इंटू 1/2। तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू क्या आ रहा है? म्यू का वैल्यू आ रहा है 2/√3। आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है बाकी लोगों का? बताइए। सर आ रहा है। हाँ सर, आ गया। ठीक है ना। गलती बस ये मत करना कि म्यू इसका ले लिया, एंगल किसी और का ले लिया। ठीक है ना, जिस मीडियम का म्यू है उसी एंगल उसी मीडियम का साइन लेना है बस। और बताइए लास्ट वाला। I is equals to sin inverse of 4/5. साइन इनवर्स 4/5 इज 53 डिग्री, याद रखिए। ठीक है ना। तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन 37। तो साइन आई इज इक्वल टू 4/3 एंड साइन 37 इज 3/5। तो ये आ रहा है 4/5। तो अगर साइन आई 4/5 है तो आई का वैल्यू कितना है? तो आई का वैल्यू है 53 डिग्री। ठीक है ना। ये ट्रायंगल तो याद रखना ही है हमको, ये तो कई जगह आ जाएगा, जिसके साइड्स 3, 4 एंड 5 या इन्हीं के रेशियो में है। तो 5 और 3 के बीच वाला एंगल 53 है और ये वाला एंगल 37 है। ठीक है। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे थी और इसके बारे में नहीं लिखा, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, नीचे नोट करके लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 में medium with higher refractive index is called optically denser, and the other one with lower refractive index is called optically rarer medium. Optically rarer medium. बोलिए, what is denser medium and what is rarer medium? तो हम कंपेयर कर सकते हैं, बोलिए।
जैसे एयर और वाटर में कौन डेंसर है कौन रेयरर है? वाटर डेंसर, एयर रेयर। वाटर डेंसर है और एयर रेयरर है, क्यों भाई? या जैसे इसमें और इसमें एयर रेयरर है, मीडियम जो √2 है वो डेंसर है। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा और कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला रेयरर होगा। फिर पॉइंट नंबर बी में आता है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम rarer to denser, it bends towards the normal, मतलब किधर की तरफ मुड़ेगी। तो एक बात ये बताइए सीधा सीधा कि भाई अगर डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, अगर डेंसर मीडियम में जा रही है, इनिशियली लाइट रेयर मीडियम में है, तो ये बताओ कि अगर इधर वाला मीडियम रेयर है और इधर वाला मीडियम डेंसर है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि रेयर मीडियम का म्यू कम होगा। तो रेयर मीडियम में अगर म्यू कम होगा तो डेंसर मीडियम में आर कम होगा। क्यों भाई, ये ठीक है ना? तो ये किधर की तरफ मुड़ रही है? देखो, जा इधर रही थी, किधर की तरफ टर्न ले गई है, ये बताओ। ये बात दिख रही है? ये लाइट रे बेंड किधर हो गई, डेविएशन कितना हो गया, डेविएशन किधर की तरफ हुआ, दिख रहा है ये? व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स, क्या बोलेंगे, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और दूसरा वाला केस क्या होगा? क्यों भाई, दूसरा केस, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम denser to rarer, it bends away from normal, it bends away from normal। तो दूसरा डायग्राम कैसा होगा? दूसरे डायग्राम में इधर सपोज डेंसर है और इधर सपोज रेयर है, और ये हो गया इसका नॉर्मल। तो अगर ये डेंसर में जा रही है तो डेंसर में म्यू ज़्यादा होगा तो आई कम होगा, और रेयर में म्यू कम होगा तो इसका आर ज़्यादा होगा। देखो ध्यान से, तो क्या ये किधर बेंड हो रही है? दिख रहा है? इसकी बेंडिंग किधर की तरफ हो रही है? इसकी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल है। तो इन दोनों डायग्राम में एक बात क्लियर है कि अवे कैसे हो रहा है, टुवर्ड्स कैसे हो रहा है, बोलिए। Yes, sir. और ध्यान भी रखना इस बात को, कैलकुलेशन करनी होगी तो फॉर्मूला लगाना होगा, बट अगर खाली डायग्राम देख के पता करना है कुछ है तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं किधर की तरफ बेंड होगी। लाइट वाटर से एयर में आएगी तो क्या होगा? The second case. सेकंड केस बनेगा ना? Yes. अच्छा, क्या इन दोनों डायग्राम से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि डेविएशन कितना होगा? व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? Yes. कितना होगा? एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? क्या एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ आई माइनस आर? बिकॉज आई भी बड़ा हो सकता है, आर भी बड़ा हो सकता है, तो जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बोलिए, मॉड लगा दिया इसीलिए, ठीक है ना? मॉड का मतलब क्लियर है ना आप लोगों को? मॉड Yes. बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। देन पॉइंट नंबर 3 में, when a number of different media are separated by parallel boundaries, when a number of different media are separated by parallel boundaries, क्या मतलब है इसका? कि सपोज वी हैव
मैनी मीडियम्स, पहले लाइट रे 1 से 2 में जा रही है, फिर 2 से 3 में जा रही है। सपोज इधर μ1 है, इधर μ2 है, इधर μ3 है, इधर μ4 है, इधर μ5 है। बट इन सारे मीडियम्स में खास बात ये है, आप चेक करो कि इनकी जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री मतलब ये लाइन, तो क्या ये लाइन पैरेलल है? ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस होता है एंड सपोज लाइट इधर से एंटर हुई, फिर इधर चली गई, फिर लाइट रे सपोज इधर चली गई, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन म्यू कितना है, μ5 कितना है, इधर चली गई और फिर इधर चली गई। ऐसा हो सकता है ना कि कभी अवे बेंड हो रही है, कभी टुवर्ड्स बेंड हो रही है, जो भी बड़ा छोटा होगा उसके हिसाब से। अब ऐसे देखो ध्यान से कि एवरी टाइम इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो क्या इसका एंगल चेंज हो रहा है ना? कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है इसका? कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ इसका? 4 बार हुआ, 1 2 3 4 बार, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से फिर देखना, ये वाला जो एंगल है, अगर हम इसको I1 बोल दें और इसको, इस एंगल को I2 बोल दें, तो क्या ये वाला एंगल भी I2 होगा? ये बताओ पहले तो। क्यों भाई? इसके बाद ये वाला एंगल हम लोग I3 बोल दें, तो क्या ये वाला एंगल भी I3 होगा? बताइए। इसी तरह से ये वाला एंगल अगर हम लोग I4 बोल दें, तो क्या ये वाला एंगल भी I4 होगा? बताना कहीं डाउट है तो। और ये जो लास्ट में एंगल आ रहा है ये वाला, इसको बोल देते हैं I5। तो ये बताओ कि फर्स्ट पॉइंट पे अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? व्हाट इज द इक्वेशन? क्या लिखेंगे? μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I2। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे μ2 sin I2 इज इक्वल टू μ3 sin I3। तो ये आगे हो जाएगा μ3 sin I3, और आगे बढ़ेंगे तो μ4 sin I4, और आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा μ5 sin I5। बोलिए। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर पैरेलल बाउंड्री है तो हम डायरेक्टली फर्स्ट और फिफ्थ में भी अप्लाई कर सकते थे ना, बीच का हम लिखते ही नहीं। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर पैरेलल बाउंड्रीज हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया that mu into sin I will be a constant when different medias are separated by parallel boundaries। तो ऐसे केस में कई बार ये क्वेश्चन जरूर आया है कि बीच वाले मीडियम जो है पता चला नहीं दिए हुए हैं और डायरेक्ट हमें लास्ट वाला पूछा हुआ है, तो हम फर्स्ट और लास्ट में डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ डायरेक्टली फर्स्ट एंड लास्ट। बस कंडीशन क्या होगी इस चीज की? कंडीशन नहीं भूलना बस। क्या कंडीशन होगी इसकी? कि बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? बाउंड्रीज पैरेलल होनी सर चाहिए। सारे एंगल्स ऐसा लग नहीं रहा है कि सेम रहेंगे। नहीं बेटा सेम नहीं रहेंगे, ध्यान से देखो ना डायग्राम, तो मैंने तो इतना बढ़िया डायग्राम बनाया। तुमको एंगल सेम क्यों लग रहे हैं? सेम चलो इन द सेंस मतलब अलग अलग ही है सर, लेकिन वो I1 I2 और ये सब हम लोग इक्वेट कैसे कर रहे हैं सर? लेकिन नहीं, बस जैसे मान लो कि कुछ भी एंगल होगा ना, अरे मतलब जैसे लाइट जा रही है, अगर μ1 से μ2 में जा रही है तो दो ही ऑप्शन तो हैं, या तो ये टुवर्ड्स बेंड होगी या अवे बेंड होगी, ये कह रहा हूं मैं। तो जब वैल्यूज दी होंगी तो अभी तो मैंने खाली सिंबल्स ले लिए ना, I1 I2 I3 I4 I4, वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास अभी, ओके सर, ओके। है ना। बस मेन पॉइंट इसका ये था कि कई बार ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई अगर ये बीच वाले नहीं दिए हुए हैं तो डायरेक्टली हम फर्स्ट और लास्ट में निकाल सकते हैं ना, ये है। ठीक है। जी सर।
है, तो इसमें फिर हम अभी तक यहीं तक रखते हैं और स्फेरिकल मिरर के ऊपर हम क्वेश्चंस कुछ और आपको भेज देते हैं। प्लेन मिरर के आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं सारे? यस सर। ठीक है।